दोस्तों नमस्कार। आपने देखा नरेंद्र मोदी सरकार ने हिंदुस्तान की खेती को 3 अध्यादेश जारी करके किस तरीके से विदेशी और देसी कंपनियों के हवाले करने की कोशिश की है, किस तरीके से कृषि जिन्स के व्यापार को, यहाँ की कृषि जिन्सों के व्यापारियों का खात्मा करके देसी विदेशी कंपनियों के हवाले करने का ऐलान कर दिया है। उसी तरीके से हिंदुस्तान के उपभोक्ता को उसके लिए ज़बरदस्त दिक्कत पैदा कर दी है। उसको महंगा चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी, अनाज जैसा चीज़ भी उसके लिए असंभव हो जाएगा। इस तरीके से किसान, कृषि जिन्सों के व्यापारी और उपभोक्ता तीनों के लिए संकट खड़ा कर दिया है। और ये उस दौर में किया है जब नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भरता का अभियान चलाने का ऐलान किया और देश को आत्मनिर्भर बनाने का नारा दिया। जिस तरीके से खेती में किया है, ठीक इसी बीच कोरोना के संकट के बीच और वही नारा देकर जो खेती के बारे में दिया गया कि आपदा को अवसर में बदलिए, वही नारा हिंदुस्तान की सार्वजनिक क्षेत्र को विदेशी देसी कंपनियों के हवाले करने के लिए वही नारा दिया। आप जानते हैं, जो राष्ट्र को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया था, देश की वित्त मंत्री उसी पे 5 दिन तक अपने बयान जारी करती रहीं, ऐलान करती रहीं और उसके बाद नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल ने उन नीतियों को एक एक करके उन पर मोहर लगा दी। अभी आप देख सकते हैं, उसमें अगर आपने गौर से देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि भारत के अंतरिक्ष को देसी विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया है। यह अंतरिक्ष ऐसा क्षेत्र है जिसका भारत की सुरक्षा के साथ बहुत गहरा संबंध है। अब ये कर दिया है, देश की और विदेशी प्राइवेट कंपनियां अंतरिक्ष क्षेत्र में पूंजी लगा सकेंगी और हमारे इसरो के डाटा का इस्तेमाल कर सकेंगी। इससे संवेदनशील क्षेत्र कोई दूसरा हो नहीं सकता। दूसरे तमाम जो डिजिटल भारत बनाने की कोशिश हो रही है, भारत की अर्थव्यवस्था को ऑनलाइन बनाने की कोशिश हो रही है, ई व्यापार करने की कोशिश हो रही है, इन सारी चीजों का बहुत बड़ा संबंध अंतरिक्ष क्षेत्र से है। लेकिन अफसोस, देश को आत्मनिर्भर बनाने वाली सरकार और नरेंद्र मोदी ऐसे संवेदनशील क्षेत्र को भी देसी विदेशी कंपनियों के हवाले कर चुके हैं। ये हिंदुस्तान के लिए एक जबरदस्त खतरा का संकेत है। इसी तरीके से दूसरा क्षेत्र परमाणु परियोजनाओं का क्षेत्र है। हमारे देश में बिजली के लिए चलाई गई परमाणु परियोजनाएं, उनका भी इसी तरीके से निजीकरण की ऐलान कर दिया गया है। यानी अब परमाणु कार्यक्रम भी भारत सरकार के हाथ में नहीं होगा, निजी कंपनियां उसको संचालित करेंगी। आप जानते हैं, अंतरिक्ष की तरह ये परमाणु का क्षेत्र भी कितना संवेदनशील क्षेत्र है। 2-3 चीजें इसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। एक तो अपने आप में परमाणु परियोजनाएं, परमाणु का तमाम क्षेत्र देश की सुरक्षा के साथ सीधा सीधा जुड़ा हुआ होता है।
जनता के भविष्य के साथ, उसकी सुरक्षा के साथ सीधा सीधा जुड़ा हुआ होता है। वो अब किसी सरकार के हाथ में नहीं होगा, निजी कंपनियां उसको संचालित करेंगी। तो हम समझ सकते हैं कि मोदी जी की इच्छा क्या है, मोदी जी को देश से कितना प्यार है, हम इसको समझ सकते हैं। दूसरी चीज ये है, जहां तक हमारी गोपनीयता और सिक्योरिटी का सवाल है देश की, क्योंकि लिए परमाणु का इस्तेमाल, परमाणु परियोजनाओं का इस्तेमाल एक बात होती है, लेकिन हमारे देश के परमाणु कार्यक्रम भी इसके साथ जुड़े हुए। निजी कंपनियां जो भारत में घुसपैठ करेंगी, वो कब तक हमारी बिजली जैसी परियोजनाओं में रहेंगी और कब हमारे परमाणु बम और दूसरी चीजें बनाने के क्षेत्र में घुसपैठ कर जाएंगी। आप जानते हैं, निजी क्षेत्र के रहते, वो भी विदेशी कंपनियों के रहते, इस पर सरकार कितना अंकुश लगा सकती है, ये दूसरा खतरा है और चुनौती है भारत के, हमारे पूरे सुरक्षा के लिए। इसलिए साथियों, इससे भी हम समझ सकते हैं कि मोदी जी का लक्ष्य क्या है। तीसरी चीज, यानी रक्षा उत्पादन को भी पूरी तरीके से निजी क्षेत्र के हवाले कर दिया है। अब आप जानते हैं कि ये जो हमारे फौजी हथियार बनाने का मामला है, अब ये भी सरकार के हाथ में नहीं होगा, ये भी निजी कंपनियां बनाएंगी, उसमें विदेशी कंपनियां बनाएंगी, क्योंकि पहले ही मोदी जी रक्षा उत्पादन में 100% FDI का घोषणा कर चुके हैं। यानी अब हथियार बनाने का काम भी विदेशी कंपनियां हमारे देश के अंदर करेंगी। आप जानते हैं इससे पहले क्या किया जा चुका है। 2019 के चुनाव से ठीक पहले इन्हीं नरेंद्र मोदी जी ने अपने सबसे खासम खास जो पूंजीपति है देश का, अडानी ग्रुप को 6 हवाई अड्डे देश के चुनाव से ठीक पहले उसके हवाले कर दिए थे, लीज पर दे दिए थे, और चुनाव जीतने के बाद 6 और मुख्य हवाई अड्डे उसी अडानी ग्रुप को दे दिए। आज देश के अंदर हालात क्या हो गए, देश के तमाम प्रमुख हवाई अड्डे निजी कंपनियों के पास हैं, देश के प्रमुख बंदरगाह निजी कंपनियों के पास हैं, और अब मोदी जी के रहते देश के हथियार बनाने वाले कारखाने भी सरकार के पास नहीं होंगे, उन्हें विदेशी कंपनियां उनमें विदेशी कंपनियां पूंजी लगाएंगी, हथियार बनाने का काम विदेशी कंपनियां करेंगी, यहां का इजारेदार पूंजीपति करेगा। हम इससे अंदाज लगा सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि जब हवाई अड्डे अपने नहीं होंगे, सरकार के हाथ में नहीं होंगे, बंदरगाह सरकार के हाथ में नहीं होंगे, और हथियार बनाने के कारखाने सरकार के हाथ में नहीं होंगे, तो जो बॉर्डर पे हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, वो किस देश के लिए शहीद हो रहे हैं, ये सवाल आज बहुत उभर कर जनता के सामने आना चाहिए। उसी तरीके से जो हमारे बच्चे फौज में भर्ती के लिए सड़कों पर, नहर की पटरियों पर दौड़ रहे हैं, ये किस देश की सेवा में जाना चाहते हैं, जिस देश के हथियार बनाने का काम विदेशी कंपनियां करेंगी, जिस देश के बंदरगाहों को, जिस देश के हवाई अड्डों को, जिस देश के संचार विभाग को, जिस देश की तमाम चीजों को विदेशी देशी कंपनियां संचालित करेंगी, उसमें किस देशभक्ति के नाम पर किस देश की सेवा में जाएंगे हमारे बच्चे। निश्चित तौर पर मेहनत करने वालों का देश है, तमाम जनता का देश है, लेकिन बहुत मिली भगत करके इस देश के खिलाफ एक षड्यंत्र है ये बहुत बड़ा, कि उसके ऐसे की सेक्टर, ऐसे प्रमुख
हमारे जो उद्योग हैं, जिनसे हमारे देश की आज तक की तरक्की जिन पर निर्भर करती है, उनको भी विदेशी कंपनियों के हवाले किया जा रहा है। इससे नरेंद्र मोदी और इनके तमाम सांप्रदायिक झुंड जो देशभक्ति का नारा देता है, जो भारत मां के नारे लगाते हुए जो ड्रामा करता है, इन चीजों से समझा जा सकता है। एक तरफ भारत मां के नारे लगाओगे और दूसरी तरफ हथियार बनाने के कारखानों को विदेशी कंपनियों के हवाले कर दोगे। एक तरफ वंदे मातरम बोलोगे, लेकिन देश के अंतरिक्ष क्षेत्र को विदेशी कंपनियों के हवाले कर दोगे। हमारे परमाणु तमाम परियोजनाओं को विदेशी कंपनियों के हवाले कर दोगे। देशभक्ति मोदी जी पहचान में आ रही है। अगला काम क्या किया मोदी जी ने? एरोस्पेस में, यानी हमारे आकाश में अब हमारे सरकारी हवाई जहाज नहीं, विदेशी कंपनियों के, यहां के इजारेदारों के हवाई जहाज उड़ेंगे। पूरे आकाश पर उसको, इस एरोस्पेस को और बढ़ा दिया है उनके लिए। यह भी अभी फैसला किया गया है। अब आप समझ लीजिएगा, बंदरगाह से लेकर, हवाई अड्डे से लेकर, हमारे तमाम हवाई जहाज से लेकर तमाम चीजें इन कंपनियों के हवाले कर दी गई हैं। और इससे अगला कदम बिजली के क्षेत्र में उठाया है। आप जानते हैं, जो हमारे डिस्कॉम है, जो विद्युत वितरण की कंपनियां हैं, उनके लिए जो बजट घोषित किया था, जो पैकेज घोषित किया था नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना संकट के दौर में, 90,000 करोड़ का पैकेज की घोषणा की है इन डिस्कॉम के लिए। इनमें रिलायंस भी है, यानी अंबानी है, दूसरे तमाम निजी क्षेत्र के कारखाने, निजी क्षेत्र के समूह विद्युत वितरण में काम कर रहे हैं। साथियों, हम बता चुके हैं आपको किस तरीके से देश की बिजली को, बिजली कानूनों को अटल बिहारी ने बदला, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बदला, और आज खुद नरेंद्र मोदी बिजली कानून में परिवर्तन की बात कर रहे हैं और पूरी तरीके से बिजली को सेठों के हवाले करने की कोशिश कर रहे हैं। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कानून बनाया था, उसमें भी संशोधन की बात कर रहे हैं, और उसमें यह कर रहे हैं कि पारेषण का काम सरकारी खजाने से होगा, जनता के पैसे से होगा, और खंबे पैसे जहां से कनेक्शन शुरू होता है, यहां से बिजली निजी क्षेत्र को सौंप दी जाएगी। इसका मतलब क्या है? यह कैसी देशभक्ति है? सरकारी खजाने से पैसा लगाएगी सरकार जनता के पैसे को, अब मुनाफा कमाएंगे निजी सेठ। इस चाल को हमें समझना पड़ेगा। यही नहीं किया है, निजी क्षेत्र के हवाले उसके रेट तय करने का सारा मामला, बिजली के रेट से लेकर सारा मामला इन कंपनियों के हवाले करने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब है महंगी बिजली आम आदमी नहीं खरीद पाएगा, और बिजली केवल अमीरों के उपयोग की चीज रह जाएगी। गरीब आदमी बिजली का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। दूसरा, जो हमारी खेती के अंदर सस्ती बिजली दी जा रही थी, उस सस्ती बिजली को अभी से नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐलान कर दिया है, कोई भी राज्य सरकार फ्री में बिजली नहीं दे सकती, मुफ्त में भी किसानों को बिजली नहीं दे सकती। उधर किसानों की ट्यूबवेलों में मीटर लगाने का सिलसिला शुरू हो रहा है, यानी अब फ्लैट रेट की जो सस्ती बिजली हरित क्रांति के दौर में जो उपलब्ध कराई गई थी, और जिसका बहुत प्रभाव भी पड़ा, बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया, जिसने भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए, अब फिर से ट्यूबवेलों में मीटर लगाकर सस्ती बिजली को छीनकर फिर से खेती को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। हम सोच सकते हैं कि ये भी देशभक्ति का काम है मोदी का। इस देशभक्ति को हमें पहचानना पड़ेगा। खाली नारों से और लफाजी से देशभक्ति नहीं होती।
देश के लिए क्या कर रहे हो, इसको हमें देखना पड़ेगा। साथियों, इसी तरीके से हमारे छोटे छोटे उद्योग, तमाम हमारे कुटीर धंधे ये चल नहीं पाएंगे, और इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है, उसकी कोशिश हो रही है। साथियों, इसी तरीके से दूसरा काम क्या किया है? दूसरा काम किया है कि हमारे कोयला खनिज और तमाम खनिज, इनको पूरी तरीके से कंपनियों के हवाले, निजी कंपनियों के हवाले कर दिया गया है। और इन सारे जो मंत्रिमंडल ने पास कर दिए हैं, ये कानून बन चुके हैं। कोल इंडिया जैसे हमारे तमाम संस्थान खत्म किए जा रहे हैं, और उनका सब कुछ तामझाम मुफ्त में निजी कंपनियों को सौंपा जा रहा है। ये एक ऐसा अपराध है, अगर देश की जनता इस अपराध को नहीं समझी तो हिंदुस्तान की अगली पीढ़ियों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। इसलिए हम तमाम लोगों को हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि मोदी सरकार के ये जो आपदा के समय अवसर का नारा दिया है, आपदा को अवसर में बदलने का नारा दिया है, ये इन्हीं कंपनियों के लिए, विदेशी कंपनियों के लिए नारा है। इसलिए हिंदुस्तान में जब ये आए हैं तो अपने तमाम इन एजेंडों को लागू कर रहे हैं हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठकर, जो देश को, देश के उद्योगों को, देश के सार्वजनिक क्षेत्र को विदेशी कंपनियों के हवाले करने का इनका एजेंडा है। साथियों, इसी तरीके से हमारे बीमा को, बैंकों को, हमारे भारत पेट्रोलियम जैसे उद्योगों को, भेल को, ओएनजीसी को, यानी जो हमारे अर्थव्यवस्था का आधारभूत ढांचा बनाने के लिए जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, और भारत में आज जो भारत की साख है वो इसी सार्वजनिक क्षेत्र के जरिए ये साख बनी है। इसी ने भारत का वो एक दुनिया में पहचान बनाई है। आज मोदी उसी सार्वजनिक क्षेत्र को विदेशी कंपनियों के हवाले कर चुके हैं। साथियों, एक तरीके से देश को बेचने का सौदा कर चुके हैं। हम जानते हैं कि ये जो नेहरू जी की आलोचना करते हैं, नेहरू जी से हम पूर्ण तरह सहमत हों ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक बात जरूर थी, जब हिंदुस्तान के अंदर पब्लिक सेक्टर का निर्माण हुआ, सार्वजनिक क्षेत्र का निर्माण हुआ, और उस सार्वजनिक क्षेत्र ने हिंदुस्तान की तरक्की में जो भूमिका अदा की है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मोदी जी को और इन तमाम सांप्रदायिक झुंड जो देश की गद्दी पर बैठ गया आकर, ये नेहरू जी के खिलाफ पूरा विश्व मन करता रहा है, जहर उगलता रहा है। क्योंकि अगर नेहरू जी की सार्वजनिक क्षेत्र की बात अगर जनता जितने दिन जानती रहेगी, वो ये भी जानती रहेगी कि देश की तरक्की में 70 साल तक इसके सार्वजनिक क्षेत्र का क्या रोल है। उसको जब खत्म करना है सार्वजनिक क्षेत्र को, उसको निजी, विदेशी, देसी कंपनियों के हवाले करना है, तो नेहरू जी को गाली देना, उन्हें बदनाम करना बहुत ज्यादा जरूरी था। ये पूरा षड्यंत्र मोदी ने चलाया है। गांधी जी को बदनाम करना, गांधी जी के खिलाफ जहर उगलना, ये बराबर वो करते रहे। इसलिए साथियों, आज हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि देश की खेती, देश के सार्वजनिक क्षेत्र, देश के तमाम ऐसे उद्योग जिनसे भारत की तरक्की का सीधा नाता है, वो सब कुछ हवाले कर दिया है निजी कंपनियों के। धरती, अंबर, समुद्र, कोई क्षेत्र नहीं छोड़ रहे हैं मोदी जी। सब में विदेशी कंपनियों को न्योत रहे हैं, उनके हवाले कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा दुखद चीज यह है, जिस पर गौर नहीं किया जा रहा है, कि इस कौड़ियों में जो संपत्ति खड़ी की गई पूरे देश की जनता के पैसे से, इसको कौड़ियों में हवाले कर रहे हैं इन लुटेरों को, विदेशी कंपनियों को और यहां के इजारेदार पूंजीपतियों को।
ये बहुत बड़ा सवाल है साथियों। उसी तरीके से खाली इस संपत्तियों को बेचने का काम नहीं किया, हिंदुस्तान के मजदूरों के लिए, किसानों के लिए कैसी तबाही खड़ी कर रहे हैं। किसानों के मामले में आपने देखा, इधर मजदूरों के मामले में लेबर कानूनों के खात्मे का ऐलान कर चुके हैं। और कितनी दुखद बात हो सकती है ये, जब ये जो कोरोना संकट में लॉकडाउन किया, लगभग 27 करोड़ मजदूर जिनके काम छूट गए, नौकरियां छूट गई और उनके भूखा मरने की नौबत आई, तो वो सड़कों पर पैदल जा रहे थे, चल रहे थे भूखे प्यासे। उनमें सैकड़ों मर गए, हजारों मर गए। ठीक उसी समय बीजेपी की उत्तर प्रदेश की सरकार, जिसको एक साधु महाराज चलाते हैं, उन्होंने लेबर कानूनों को 3 साल के लिए स्थगित करने का ऐलान कर दिया। दूसरी बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश की, उसने भी इन श्रम कानूनों को स्थगित कर दिया। ये क्या मामला है? इन लेबर कानूनों से क्या दुश्मनी है? आप जानते हैं, आदमी पहले बैल की तरह कमाता था, कोई काम के घंटे निश्चित नहीं थे, कोई परमानेंट नौकरी नहीं थी, कोई सुविधाएं नहीं थी, कोई छुट्टी नहीं थी साप्ताहिक। दुनिया में बड़ा भारी संघर्ष किया। आज भी मई दिवस जिसके लिए मनाया जाता है, तब काम के घंटे निश्चित हुए, इतवार की छुट्टियां मिली, परमानेंट नौकरी का प्रावधान हुआ। धीरे धीरे ये मजदूर लड़ता हुआ पूरी दुनिया में इन अधिकारों को उसने हासिल किया है। भारत में भी ये कानून बने मजदूरों की सुरक्षा के लिए, लेकिन मोदी की दुश्मनी है। गुजरात में भी उन्होंने इन कानूनों को स्थगित किया था और यहां गद्दी पर आते ही सबसे पहले लेबर कानूनों पर हमला बोला है। आज हम वोट करते हैं, इनके जयकारे लगाते हैं, इनको मालाएं पहनाते हैं, लेकिन आज 8 घंटे का दिन 12 घंटे का हो गया है। सुबह सुबह 7 बजे जाता है मजदूर, किसान का बेटा जो नौकरी करता है कारखाने के अंदर, शाम को 7 बजे निकलता है। ये तमाम देवताओं को हम जिताते रहे, ये काम के घंटे 8 से बढ़कर 12 कैसे हो गए? दूसरा, ये परमानेंट नौकरी कहां चली गई? सारी भर्ती ठेके में हो रही है, परमानेंट नौकरी कैसे खत्म कर दी गई? तीसरा, साप्ताहिक छुट्टी, इतवार की छुट्टी कहां गायब हो गई? ठेके पे काम करने वाले लोगों, मजदूरों को इतवार की छुट्टी नहीं मिलती। साथियों, इंसान की औलाद को कंपनियों के लिए फिर से बैल बनाकर छोड़ दिया है और वो बैल की तरह उससे कमाएंगे। ये नरेंद्र मोदी का रोल है। इसको आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप किसी बिरादरी के हैं, सारी बिरादरियों के मजदूर मिल जाएंगे जिनके काम के घंटे खत्म हो चुके हैं, जिनकी परमानेंट नौकरी खत्म हो चुकी है, जिनकी साप्ताहिक छुट्टी खत्म हो गई है। ये सारे धर्म, सारी राजनीति, सारे उसमें जातियों में, सारे धर्म के लोगों में ये मिल जाएंगे। इसलिए इस अपराध को हमें समझना चाहिए। ये इंसानों के खिलाफ अपराध है जो संगठित गिरोह गद्दी पर बैठकर कर रहा है। साथियों, यही नहीं है, आज जगह जगह चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार के, अपहरण के कांड, भयभीत हो रहा है आम आदमी। और एक आप देख चुके हैं, गौर से आप देखेंगे तो आज हो क्या गया है? सड़क का गुंडा माफिया, दूसरा थाने का दरोगा, तीसरा सत्ताधारी नेता। इन तीनों का एक गठजोड़, खतरनाक गठजोड़ बन चुका है। और ये खतरनाक गठजोड़ आम आदमी की जिंदगी के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रहा है। हम कानपुर की घटना से देख सकते हैं,
हम जगह जगह और भी देश भर में इसको देख सकते हैं, किस तरीके की ये ताकत ग्रहण करते जा रहे हैं, गुंडों को किस तरीके का संरक्षण हासिल है। और गौर से आप देखेंगे तो पता चल जाएगा पिछले 6 साल में क्या हुआ है। पिछले 6 साल के अंदर हम संसद में खुद देख सकते हैं, 2004 में जो संसद में एमपी लोग थे, इनमें से अपराधी किस्म के कितने थे? 24%। 2004 में 24% थे। 2009 में इनकी संख्या बढ़कर 30% हो गई। 2014 में इनकी संख्या बढ़कर 34% हो गई और 2014 से लेकर 2019 में इनकी संख्या 43% हो गई। ये है मोदी जी का करिश्मा। यही नहीं है, आप दूसरी चीज भी देख सकते हैं, महिलाओं पर जबरदस्त जुल्म बढ़े, अत्याचार बढ़े और महिलाओं के जुल्म करने वाले बलात्कारियों को भाजपा सरकार के मंत्री खुलकर समर्थन देते हैं और खुद इनके मंत्री चिन्मयानंद हो, दूसरे हो, वो सारे हम जानते हैं किस तरीके के बलात्कारों में फंसे और सरकार किस तरीके से उनको बचा रही है। आज तमाम बहन बेटियों की इज्जत के लिए खतरा पैदा हो गया है। ये भी सवाल है। हम देखते हैं दूसरा जो बहुत गंभीर स्थिति इस समय पैदा हो गई है। अब वो गंभीर स्थिति पैदा हो गई है कि लॉकडाउन के बाद जो भुखमरी के हालात बने हैं, उसके बाद ये लूटपाट, हत्या, बलात्कार बहुत तेजी से बढ़े, बहुत तेजी के साथ बढ़े। और यही नहीं हुआ है, करोड़ों लोग देहातों में और दूसरे अपने घर लौट कर आए, उनके रोजगार छिन गए हैं, उनके काम धंधे ठप हो गए हैं और अभी भी उनके कोई सुधार का मामला नहीं है। कोई जो पैकेज जारी किए हैं वो सब हवाई पैकेज हो गए, उनसे कोई राहत नहीं मिली है। इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ये सवाल ऐसा है, ये सिर्फ अखबारों में थोड़ी सी आपको दिखाई देगी, छोटी छोटी खबर, लेकिन अगर इसको जोड़कर देखेंगे हर जिले में कितने बड़े पैमाने पर नौजवान रोजगार ना होने की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद में जिनके धंधे ठप हो गए, आगे कोई काम नहीं है, वो आत्महत्या कर रहे हैं। मजदूर के घर में खाने को नहीं है, बच्चे भूखे नंगे घूम रहे हैं, पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, वो आत्महत्या कर रहा है। किसान कर्जे में डूब गया है, पहले से ही आत्महत्या कर रहा है, तब बहुत बड़ी तादाद में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार इन आंकड़ों को छिपा रही है, इन आंकड़ों को जनता के बीच में जाने से रोक रही है, पर्दा डालकर समाज में बदबू उठाने का काम कर दिया है। इसको हमें जानना पड़ेगा साथियों। और यही हालत नहीं है, आज भी जब ये कोशिश में है तो जो गठबंधन है, गठजोड़ है, वही पुलिस का, गुंडों का, सत्ताधारी नेताओं का, उसको कानूनी रूप दिया जा रहा है, वो संस्थागत रूप हासिल कर रहा है। ये नरेंद्र मोदी की कोशिश है। हम देख चुके हैं किस तरीके से गृह मंत्री खुद दिल्ली में बैठे हैं और किस तरीके से अल्पसंख्यकों का नरसंहार हो रहा है, किस तरीके से बाहर से लाए गए गुंडे एक तरफा कत्लेआम कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। ये संगठित गिरोह, इनको ऐसा संरक्षण दिया जा रहा है जो रूह कपाने वाला संरक्षण है। और ये हमारे देश की जो
कानून व्यवस्था हमारे प्रदेशों में हमारी जनता की जीवन की शांति, उसको नष्ट करने के लिए ये बहुत बड़ा एक अपराध किया जा रहा है। दोस्तों, एक चीज जरूर गौर करने की है कि जब हमारे सामने ये हालात हैं, किसान तबाह हो रहे हैं, मजदूर तबाह हो रहे हैं, खेत के मजदूर तबाह हो रहे हैं, मध्यम वर्ग कर्मचारी तबाह हो रहे हैं, बुद्धिजीवियों के बड़े हिस्से तबाह हो रहे हैं, छोटे छोटे दुकानदार तबाह हो रहे हैं, छोटे छोटे व्यापारी तबाह हो रहे हैं, छोटे उद्योग तबाह हो रहे हैं। ये एक षड्यंत्र है और ये षड्यंत्र अगर आप गौर से देखेंगे, हम बता चुके हैं पहले कि जो हमारी परंपरागत तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था है, जो युग युग से चलती आई और विकसित हुई है, उसका खात्मा करने के लिए और औपचारिक अर्थव्यवस्था को उसकी जगह बैठाने के लिए मोदी जी को लाया गया। ये कंपनियां जो अरबों खरबों रुपया फूंकती हैं मोदी जी के चुनाव पर, ये उनका खेल है। इसी के लिए नोटबंदी की गई। हम आपको बता चुके हैं और आप जानते भी हैं किस तरीके से ये सारे हिस्से जनता के तबाह हुए, हमारे उद्योग तबाह हुए, व्यापार तबाह हुआ, किसान तबाह हुआ, किस तरीके से तबाह हुए। और ठीक उसी तरीके से जीएसटी लाए, जीएसटी से भी उसी तरीके से तबाही हुई। साथियों, तीसरा हमला ये लॉकडाउन का है। अगर उस गोपनीय रिपोर्ट को पेश कर दिया जाए जनता के सामने, जो विशेषज्ञ थे, साइंटिस्ट थे, वो सीधा सीधा मोदी जी से इस बात के लिए मना कर रहे थे, लॉकडाउन मत करिए, पूरे देश का एक साथ लॉकडाउन देश की अर्थव्यवस्था और उसको तबाह कर देगा। लेकिन एक साथ घोषित किया, किसी दुनिया में किसी देश में नहीं किया गया। और फिर जब दिखा कि हाँ, उद्योग भी तबाह हो गए, मजदूरों की नौकरी भी गई, किसान भी तबाह हो गए, हंसकर बोलता है देश का प्रधानमंत्री, लफाजी करता है देश का प्रधानमंत्री और बोलता है, इस आपदा को अवसर में बदल डालिए। किसके अवसर में बदल रहे हो मोदी जी? आपके ये पाप जब देश की जनता जानेगी तो तस्वीर बिल्कुल दूसरी हो जाएगी। हम आपको बताएंगे कि जब ये हालात हैं, ये अर्थव्यवस्था को नष्ट करना चाहते हैं, तो रास्ता क्या है। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये सारे हालात हैं, मरता हुआ किसान भी, खेत तबाह हो रहे, गाय खेतों को खा रही है, लेकिन मोदी जी के जयकारे लगाता है। जिसके मध्यम वर्ग कर्मचारी की पेंशन खत्म हो गई, अटल बिहारी वाजपेयी कर गए, वो भी इनके जयकारे लगा रहा है। उसी तरीके से छोटे उद्योग और व्यापारी तबाह हो गए, वो भी इनके जयकारे लगा रहे हैं। आखिर ये मामला क्या है? जो जिंदगी, बच्चों की जिंदगी तबाह होने जा रही है, तबाह हो चुकी है, इसके बावजूद भी उसके प्रति आस्था जो हमारी गर्दन रेत रहा है, हमारी औलादों की गर्दन पर आरा चला रहा है, उसके लिए समर्थन, ये चौंकाने वाली बात है। आगे हम बात करेंगे कि ये जो क्यों है ऐसा, क्यों जनता ऐसा सोचती है, और इन सब से इस देश को बचाने के लिए रास्ता क्या है, ये हम आगे बात करेंगे साथियों। धन्यवाद।